ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा आज से जो भी आगे क्लासेस लाइफ प्रोसेस में आएंगे वो सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे रिलेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? जो आपका पाचन, मतलब वो ऐसा बॉडी पार्ट जो आपके डाइजेशन मतलब खाना पचाने का जो भी ऑर्गन्स आपके इंक्लूड होते हैं वो सारे चीज़ें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, राइट। तो आप ये देखिए, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। पहले कुछ टर्म्स है जो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें ये जो ऐसे वर्ड्स है ये आपको, आप जब एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तब भी आपको इस तरीके के वर्ड्स आप गो थ्रू होगे, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे समझ जाओ, ताकि जब भी आप रीड आउट करो एनसीईआरटी इस चैप्टर का तो आपको फिर समझना ना पड़े कि अरे इसका मतलब क्या था। तो यू विल बी एबल टू लर्न, ठीक है, सो दैट अगर आप कल को जाके पढ़ते हो या फिर जिस चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है, मेक श्योर कि आप उसको रीड कर रहे हो, उतना उतना कंटेंट आप एनसीईआरटी से साइमल्टेनियसली रीड करते रहो, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग बट अ लॉन्ग ट्यूब विच रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से लेकर एनस तक जो भी सिस्टम है दैट इज नथिंग बट एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। जो मतलब अगर आपका यहाँ माउथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, माउथ से रन करके दिस विल बी स्टमक, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सब एनस पे जाके खत्म होता है, मतलब माउथ से फिनिश होता है एनस तक। तो ये जो ट्यूब है दिस इज नथिंग बट अ ट्यूब। ये ट्यूब को हम बोल रहे कैनाल। तो कैनाल को नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, कैनाल को नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नथिंग बट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक सिंपल सब्सटेंस में जाके कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो जो हमारा खाना दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक खाना का जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम उसको खाते हैं और खाने के बाद जो भी हमारे बॉडी में वो खाना जाता है और उसके ऊपर जो भी चीज़ें एक्ट होती है, जो भी चीज़ें फंक्शन होती है, उसकी वजह से हमारा खाना क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे कंपाउंड्स में, सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। वो जो ब्रेक डाउन है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो हमारे खाने का, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब मैंने यहाँ पे बोला है, लिखा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है दैट इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ बन रही है वो भी मेटाबॉलिज्म में आएगा, अगर कोई चीज़ टूट रही है वो भी मेटाबॉलिज्म में आएगा, राइट। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, डिवाइड्स इनटू टू, दैट इज एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, कैटा मतलब काटना। तो कैटाबॉलिज्म, कोई ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में, कुछ ऐसी फंक्शनिंग हो रही है जहाँ पे कुछ कट रहा है। तो कट रहा है, मैंने यहाँ पे एक याद करने का तरीका बताया। कट रहा है इन द सेंस कोई चीज़ टूट रहा है। जब हम कोई चीज़ काटते हैं मतलब वो जो एक्चुअल चीज़ है उसको हम कहीं तोड़ रहे हैं ना। तो वैसे ही कैटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें चीज़ें जो हैं वो टूटती है। तो चीज़ें कब टूटेगी? कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें किस में टूटेगी? सिंपलर वन में। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें किस में टूटेगी? सिंपलर वन में। मान लो ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई चीज़ है, अब इसको मुझे तोड़ना है, इसको मुझे तोड़ना है, ठीक है। तो मैं जब इसको ऐसे तोड़ूंगी तो क्या होंगे, इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो मैंने इसको काटा, कैटाबॉलिज्म, मैंने काटा मतलब इसको तोड़ा, ये तोड़ के क्या बना? सिंपलर सब्सटेंसेस बना दिए। तो ये हुआ आपका कैटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी। क्यों रिलीजेस एनर्जी? क्योंकि कोई चीज़ को तोड़ने में भैया हमें मेहनत लगती है। मेहनत अगर हमें करना है, कोई चीज़ हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अल्टीमेट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट रही है और सिंपलर सब्सटेंस बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं, हमारे पास कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, यार एनर्जी नहीं लग रहा है, कुछ खा लेते हैं चलो, ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है, राइट। तो वो एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो भी जो भी न्यूट्रिएंट रिच है वो आपकी बॉडी में वो खाना टूटेगा एंड फर्दर जो भी न्यूट्रिएंट्स है ग्रैब करके आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? अल्टीमेट एनर्जी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी बॉडी की फंक्शनिंग कर सकते हो। आपको अंदर से इम्यूनिटी अच्छा फील होगा, है ना, यू विल बी एबल टू वर्क, आपका स्टैमिना अच्छा इंक्रीज होगा। तो ये दीज ऑल थिंग्स इंक्लूड्स इन कैटाबॉलिज्म, राइट। अब आते हैं हम एनाबॉलिज्म। ऑब्वियसली इसका उल्टा है, कैटाबॉलिज्म का उल्टा है हमारा एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका उल्टा, यहाँ पे चीजें टूट रही थी, ब्रेकिंग टू काटना, यहाँ पे एनाबॉलिज्म, मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है?
एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, लेकिन मैं एक आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, लेकिन ये बनती बहुत छोटी छोटी चीज़ों से है। ये जो इसमें अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है फूड, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बनता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिससे बन रहा है ये फूड को बनने के लिए फोटोसिंथेसिस में हमें बहुत सिंपल चीज़ें, CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी बहुत सिंपलर सब्सटेंसेस हैं जो हमें यूज़ होती हैं, लेकिन इन सिंपल चीज़ों से मिलके हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट फोटोसिंथेसिस, वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, तो हमारा क्या होगा, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो जब भी हम बना रहे हैं, हमें पढ़ाई करनी है ना, हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बनाना है, उसमें मेहनत लगेगी, तो रिक्वायर्स एनर्जी, क्या, तो रिक्वायर्स एनर्जी, राइट, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन डाइजेशन समझेंगे, ठीक है। मुझे एक बार जूम करने दीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। फाइन, चलो सिंपल समझो। ये मान लो फूड है। फूड हम सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ में आता है, टंग में आता है और टीथ के कांटेक्ट में आता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों में जब आता है, माउथ में खाना जाता है, टंग में भी कुछ चीज़ें रिलीज होती है, आपको दांत जो है मतलब टीथ जो है वो च्यू करने में मदद करता है। तो ये सारा जो चीज़ है, जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे प्रेजेंट होती है, कैविटी, आप कैविटी कह लो या फिर एक जगह कह लो, उस जगह को इन्होंने नाम दिया है बकल कैविटी। क्या नाम दिया है, बकल कैविटी, ओके। तो इसको हमने क्या नाम दिया, बकल कैविटी। तो फूड सबसे पहले माउथ में एंटर होता है, टंग के साथ कांटेक्ट में आता है, टीथ के साथ कांटेक्ट में, तो वो जो जगह है, वो जो एरिया है, उसको हमने क्या बोला है, बकल कैविटी। क्या बोला है, बकल कैविटी। जब वो खाना हमारे जैसे ही मुंह में गया, तो आपको पता है आपके मुंह में सलाइवा तुरंत रिलीज हो जाता है, राइट। या फिर अगर आप कोई चीज बनते हुए भी देख रहे हो तब भी मुंह में पानी आता है, दैट इज, मुंह में पानी आना इज व्हाट, योर सलाइवा गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी, your saliva gets secreted, not excreted, sorry, it gets secreted from the योर ग्लैंड। उसका एक स्पेसिफिक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब एक ऐसा ऑर्गन या फिर एक ऐसा स्पेसिफिक साइट जहाँ से सेक्रीशंस होते, जहाँ पे उसके पर्टिकुलर जूस, जो भी उसके फंक्शनिंग्स है, वो जूस वहाँ से रिलीज होता है, दैट इज नथिंग बट ग्लैंड, ठीक है। तो जब हम ये बोलते हैं कि वो जो खाना है जैसे ही हमारे मुंह में जाता है, तो वो खाना जो है सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, सलेवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, राइट। सैलिवरी ग्लैंड को जैसे एक्टिवेट करेगा तो इसको पता चलेगा भाई मुझे अपनी काम करना है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है एक एंजाइम को रिलीज करना। उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये जो भी आपका एंजाइम है, द सलाइवा गेट्स मिक्स विद द फूड के साथ मिक्स होता है, और फूड को क्या करता है, वो जो सलाइवा जब भी फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड को सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से जब आप उसको अंदर लोगे, मतलब नेक्स्ट पासेज में जाएगा, तो वो इजीली पास ऑन हो सकता है। अब जो ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, इसका काम क्या है, इसका काम है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में तोड़ना। तो जो भी हम खाना खाते हैं जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में, उसको तोड़ेगा कौन, सलाइवरी अमाइलेज। कहाँ से रिलीज हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। तो स्टार्च किस में टूटेगा, शुगर में, विच इज स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और शुगर जो टूटता है, जो बनता है, मतलब जो स्टार्च टूट के जो शुगर बनता है, वो एक सिंपलर स्ट्रक्चर है। चलो, खाना हमारा सलाइवा के साथ आ गया। अब सलाइवा से आगे जब हम उस खाना को घुटकते हैं, मतलब जब वो अंदर लेते हैं, तो वो एक पासेज में आता है विच इज कॉल्ड ईसोफेगस, ठीक है। कोई इसको यहाँ ओ की जगह ई भी लिखता है, मतलब ईसोफेगस ओ नहीं हटाता है, लेकिन जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया है वो मैंने यहाँ राइट डाउन किया, राइट। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्यूब है। क्या है, सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्यूब है। ये डाइजेस्टिव ट्यूब आपके बकल कैविटी और स्टमक को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, आपके कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है। जिसकी वजह से कि जो भी खाना आपके मुंह में है वो आपके पेट तक पहुंचे थ्रू दिस ट्यूब। ईसोफेगस वो ट्यूब है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, वेट, चलिए अगर आप यहाँ देखिएगा, मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है, सिर्फ आपके समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ये माउथ है, आपका खाना यहाँ से एंटर किया, मैंने बोला यहाँ पे आपके पास माउथ के साथ टंग होगा, ठीक है।
टीथ होगा, और ये सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये सारे एरिया को हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। वही खाना जो हमारे यहाँ पे अभी माउथ में है, इस खाने को इस खाने को हमको यहाँ पहुँचाना है स्टमक में। तो ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज नथिंग बट ईसोफेगस, दिस ट्यूब इज नथिंग बट ईसोफेगस। ठीक है, अब देखो आगे फंक्शन क्या है, तो ये क्या है, एक डाइजेस्टिव ट्यूब है, इट इज डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट एक्ट एज अ पैसेज। ठीक है, अब जब खाना यहाँ से स्टमक में जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मसल्स का होता है। ये जो मूवमेंट होता है, ये जो मसल्स के मूवमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच पुशेस द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब मान लो ये आपका माउथ है, ये आपका ईसोफेगस है, यहाँ मैंने ये आपका स्टमक बनाया, यहाँ पे आपका कोई फूड है, ये फूड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, तो खाना धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसी को बोलते हैं हम पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब खाना फाइनली कहाँ है, हमारा स्टमक में। कहाँ है, हमारा स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक के बारे में देखो, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अगर मैं यहाँ पे बना दिखाऊं आपको, ये जो ऑर्गन है सी, ये जे शेप्ड है। तो ये जो स्टमक का अगर आपको कोई पूछे इट इज विच शेप, तो स्टमक इज नथिंग बट स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर जो मस्कुलर मसल्स है, ठीक है, मतलब मसल्स, ये जो मस्कुलर मसल्स है, ये क्या करते हैं, खाने को जो भी इसके अंदर, अब पेट के अंदर भी तो कुछ चीज़ें एंजाइम्स रिलीज होंगी, तो वो जो एंजाइम जो रिलीज करेगा वो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक एंजाइम। सिंपल से समझो, अरे जो है वही ना रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्या है HCl, एक है पेप्सिन। तो यहाँ पे देखो आप, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपके दो एंजाइम्स निकाल रहे, एक है HCl जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिडिक मीडियम का होता है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही रिलीज हो रहा है, दैट इज पेप्सिन, जिसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, जो भी आपके खाने में, अगर आपका खाना जो है पेट में गया और उस खाने में जो भी आपका कंटेंट है, न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोटीन का है, तो पेप्सिन उस पर एक्ट करेगा, राइट। पेप्सिन उस पर एक्ट करेगा और फिर वो क्या बनाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, मतलब उसको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब वो उस खाने को, मतलब उस खाने में जो भी प्रोटीन है उसको वो डाइजेस्ट करेगा। उसका नाम क्या है, पेप्सिन। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नाउ अब जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें एक होता है स्पिंस्टर। वो एक सिंपल मतलब में समझो, स्पिंस्टर क्या होता है, यहाँ पे एक गेट टाइप में रहता है। दीज आर नथिंग बट गेट। वेट, लेट मी ड्रॉ विद अनदर कलर। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये गेट टाइप में रहता है। ठीक है, ये गेट है, मतलब ये गेट ऐसे खुलेगा तो खाना अंदर जाएगा, फिर गेट क्लोज, फिर खुलेगा, फिर ये सेंसर है, इसको पता है, इसको अपने को इसको इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको भली भांति पता है इसको क्या करना है, राइट। तो ये गेट है, तो इस गेट को ही नाम इन्होंने क्या दे दिया भाई लोग ने, इन्होंने दे दिया है स्पिंस्टर। क्या नाम दे दिया, स्पिंस्टर। ठीक है, तो स्पिंस्टर इज नथिंग बट अ गेट, सी आई हैव रिटन हियर। नाउ अब इस स्टमक पे, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है, स्टमक में आपका रिलीज होता है HCl। आपने भी ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जो स्टमक में HCl रिलीज होता है वो हाईली एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से वो हमारे स्टमक को भी तो हार्म कर सकता है ना, लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस स्टमक पे, मान लो ये एक स्टमक है, एक मिनट यार, स्टमक तो लग नहीं रहा है, वेट, पता नहीं, जो भी आप एक थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो ये स्टमक है, तो इसके अंदर क्या रिलीज हो रहे हैं, इसके अंदर HCl रिलीज हो रहा है, इसके अंदर पेप्सिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बोला HCl क्या है, एसिडिक है। ये एसिडिक होने की वजह से ये इसको भी तो हार्म कर सकता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर से क्या होती है, एक म्यूकस की लेयर होती है। क्या होती है, म्यूकस की लेयर। ये म्यूकस की लेयर ही क्या करती है, इस HCl को, इस HCl का जो भी इसका एक्शन है उससे उसको बचाती है। ठीक है, तो म्यूकस लेयर इज नथिंग बट अ लाइनिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्टमक, एंड इसका मेन फंक्शन ये है कि जो भी एसिड रिलीज होता है स्टमक में उसको वो
बचाता है, क्या करता है, बचाता है। अब देखो, जब हमारा स्टमक में है तो उस टाइम में हमारे लिवर्स भी जो है, जो उसका फंक्शन है वो करता है। लिवर इज नथिंग बट अ लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लिवर क्या करता है, और लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर भी है, वेट लेट मी शो। यहाँ देखो, ये गॉल ब्लैडर है आपका और ये आपका लिवर है। तो लिवर और गॉल ब्लैडर, मेनली गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर्स बाइल जूस, ठीक है, स्टोर्स बाइल जूस, ठीक है। और ये क्या, लिवर क्या करता है, सेक्रीट्स बाइल जूस। ये दोनों लिवर सेक्रीट करके क्या है, यहाँ भेज देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डिओडिनम इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है, फिर पैंक्रियास भी क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी अपने क्या करेगा, ये भी अपना पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो भी इसमें रिलीज कर जाएगा, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है वो मैं आगे बताती हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अब ये जो लिवर है, लिवर क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस। क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस। सी, लिवर प्लस गॉल ब्लैडर यहाँ मैंने बनाया है, देखिए, लिवर प्लस गॉल ब्लैडर बनाया मैंने, मतलब लिवर और गॉल ब्लैडर। लिवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर क्या सेक्रीट कर रहा है, बाइल जूस। इस बाइल जूस का क्या काम है, इट एक्ट्स ऑन फैट, मतलब क्या, फैट का डाइजेशन करता है, क्या, फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस के साथ ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स को भी रिलीज करता है, ठीक है। जो इस बॉयल सॉल्ट, ये बाइल जो सॉल्ट्स है ये क्या करते हैं, उस खाने को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको बनाते हैं, जिसके वजह से फर्दर जो भी एंजाइम्स रिलीज होंगे वो उन पे बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छी तरीके से उस पर एक्ट कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा निकला, अच्छा फिर से लिवर से क्या निकला, लिवर इज नथिंग बट लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है, देखो मैंने यहाँ लिखा है छोटा सा, स्टोर करता है किसको, बाइल जूस को। लिवर क्या करता है, सेक्रीट करता है, किस पे एक्ट करता है, फैट पे, मतलब जो भी हमारे खाने में जो भी फैट होगा उसको, उसके ऊपर फैट एक्ट, मतलब एक्ट्स, इट एक्ट्स ऑन द फूड विच कंटेन्स फैट। फैट का डाइजेशन मेनली करता है, राइट, ठीक है। अब क्या है, अब खाना हमारा चला गया है, जब तक खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उससे पहले ही हमारा पैंक्रियाज भी अपने फंक्शंस कर देगा। पैंक्रियाज को भी जो भी रिलीज करना है, जो भी उसको जूसेस देने हैं, वो भी वो खाने में जूसेस छोड़ देता है। जैसे कि पैंक्रियाटिक जूसेस की बात करेंगे तो पैंक्रियाटिक जूसेस 2 टाइप के हैं, एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोटीन। लाइपेज का क्या काम है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो भी पैंक्रियाटिक जूस है वो 2 टाइप के हैं, एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब हमारा खाना यहाँ से इस पूरे पैसेज के थ्रू कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका छोटा है, काम इसके बड़े हैं, ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात। बेचारा ये स्मॉल इसका नाम बिगाड़ दिया है, स्मॉल है नहीं, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा, लेकिन इसको स्मॉल, ये बहुत कॉइल्ड फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन, मतलब कॉइल्ड फॉर्म में हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, राइट। इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल, याद रखना, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। और इसके अंदर के लेयर्स में, मैं यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ, तो मान लो कि ये कोई ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेयर है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे रेशे जैसे, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। आपके पास एक कॉटन के रुमाल है और एक ऐसे टावल टाइप में रुमाल है, ठीक है, जिसमें वो रेशे निकले होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई पानी गिरेगा तो वो कौन अच्छे से पोंछेगा, जिसमें रेशे निकले होते हैं, मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा कर रहा है ना, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मतलब। तो ये जो है ना, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, इसी को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई इज नथिंग बट अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेट लेट मी राइट नीटली, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने अभी वही बताया, रुमाल वाला, कभी भी ध्यान नहीं आया कि विलाई का क्या फंक्शन है, याद रखना। कौन सा रुमाल ज्यादा अच्छा पोंछेगा, जो टावल टाइप का रुमाल है वो ज्यादा अच्छा पोंछेगा देन कॉटन का रुमाल, क्योंकि देखो कॉटन भले जल्दी सोख लेगा लेकिन वो पोंछेगा अच्छे तरीके से, उसके अंदर छोटे 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 रेशे निकले रहते हैं, आप ध्यान से देखना, तो वो ज्यादा अच्छे से पोंछेगा। क्यों, क्योंकि वो एक एक रेशा भी क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज कर देता है। सेम वाइज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर में ये विलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके वजह से उनका एब्जॉर्प्शन रेट और बढ़ जाता है, और खाना के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट डाइजेशन बोला है। क्यों कंप्लीट डाइजेशन बोला है, क्योंकि इसके पास जितने भी एंजाइम्स आने थे वो तो आ गए। अब इसका मेन क्या, इसका है कि जो भी एंजाइम्स आगे एक्ट हो गए, जो भी टूट गया भैया, अब जो भी हमें ज़रूरत वाली चीज़ है वो अब इसको इससे एब्जॉर्ब करते, जिससे सक करते जाओ, चलते चलो, ठीक है।
अब देखो, अब जो खाना है हमारा वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए 90% जो है आपका डाइजेशन यहाँ हो जाता है, 90-95% डाइजेशन हो जाता है। तो बाकी क्या होता है, बाकी ये होता है कि जब हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि इसमें भी विलाई होता है। तो आपको अब विलाई का मतलब समझ में आ गया क्या होगा, और इसके क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फिर बढ़ेगी। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो आपका जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है उसमें थोड़ा सा भी जो भी मिनरल्स हो या फिर वाटर कंटेंट हो उसको एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विचारा नहीं है, एकदम सिंपल सीधा काम है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से आपके एनस तक पहुँचने में फिर एक गेट आता है, वो होता है स्पिंस्टर। वो होता है स्पिंस्टर। इस गेट को हम क्या बोल रहे हैं, स्पिंस्टर। क्या बोल रहे हैं, स्पिंस्टर, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है आपका, वेट 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 वेट, एक मिनट वेट, ठीक है। अब ये स्पिंस्टर क्या है आपका, गेट। अब एनस में जो जाता है, कोई भी देखो हमारा बॉडी जो भी चीज़ें एक्सक्रीट आउट करता है वो कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं एक्सक्रीट आउट करेगा जो कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उसको कुछ लेके जा, मतलब एक होता है ना कि उसने कुछ यूजफुल चीज़ें बाहर फेंक दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो पूरी तरीके से इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन करता है, जो भी हमारे बॉडी में जो भी उस फूड में जो भी थोड़ा सा भी कंटेंट वाटर का होगा वो भी इसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो एन इज नथिंग बट वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट्स, और जो भी प्रोसेस है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का वो जो भी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। अब चलिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया था, वेट लेट मी सी। हाँ, अब आप देखो, आया माउथ में टंग वगैरह है, सलाइवा निकला सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी अमाइलस से, बकल कैविटी इसको बोलते हैं। आया ईसोफेगस के पास, स्टमक में आया, स्टमक से दो चीज़ें निकली, एक चीज़ें निकली HCl, एक निकली पेप्सिन। तो HCl एसिडिक है, तो इसको बचाता कौन है, एक म्यूकस लेयर है जो स्टमक को बचाता है इससे। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे लिवर है जो बाइल जूस छोड़ता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, ये दोनों इसमें आते हैं। पैंक्रियास भी तब तक अपना छोड़ देता है, पैंक्रियास के पास भी दो है एंजाइम है, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ चल जाती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फिर जो भी इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, देखो बहुत कॉइल्ड फॉर्म में होता है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो भी हमारा खाना है, जो भी इसको एब्जॉर्प्शन करना था, स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेता है। ये जो येलो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द विलाई, ठीक है। ये विलाई को डिनोट करने के लिए मैंने बनाया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेक्टम, जो स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को, और उसके बाद एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, साथ साथ ही आप कोशिश करो नोट्स बनाओ, क्योंकि आपकी खुद की लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा दिमाग में रिटेन करेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाँ वेट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। सी, रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे तो दो टाइप के, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक है एनारोबिक, और एक है एरोबिक। तो एरोबिक मतलब जहाँ ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन एक एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन सांस लेने में मेहनत लगता है, मतलब क्या, एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है वो क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है। क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये मैंने बहुत एकदम शॉर्ट में सिंपल सीधा बनाया, जिसमें आपको ये नहीं ध्यान पड़ना कि यार किस में चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए बना के लाई हूँ मैं, तो मेक श्योर आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। अब ये देखो, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो भी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने क्या बोला, 6 कार्बन कंपाउंड को बोला, क्या बोला, 6 कार्बन कंपाउंड। ये 6 कार्बन कंपाउंड किस में टूटेगा, 6 कार्बन कंपाउंड किस में टूटेगा, 6 कार्बन कंपाउंड आपको पायरुवेट नाम की चीज में टूटता है। ये पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब देखो यहाँ टूट रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसा भी रेस्पिरेशन हो वो बात की बात है, लेकिन रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसे देखो, 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में आ गया, मतलब टूटा, तभी ना 3 मॉलिक्यूल में आ गया। अब देखो ये ग्लूकोज किस में बना, पायरुवेट में। पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन है। अब ये पायरुवेट क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा किस में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। तो इथेनॉल इज नथिंग बट
2 कार्बन कंपाउंड। इथेनॉल इज नथिंग बट 2 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रही है, किसका टेबल है, ये है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का टेबल है, ठीक है। तो इथेनॉल के साथ क्या चीजें बनती है, CO2 और एनर्जी बनती है। क्या क्या बनती है, CO2 और एनर्जी। ध्यान से देख लो आप, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और मेनली ये जो ईस्ट है वो भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब हम ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें हम सड़ाते हैं, गलाते हैं, जैसे वाइन वगैरह बनता है, ग्रेप वाइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेप्स वगैरह को सड़ा के उसके जो भी प्रोसेस होता है, मेनली फर्मेंट करना होता है, सड़ाना, ठीक है। वो जो सड़ाना होता है उसको एनारोबिक कंडीशन में किया जाता है, मतलब वहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। और वहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है, जो भी उस फूड मटेरियल में ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में चेंज होता है। फर्दर पायरुवेट क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में जाके कन्वर्ट होता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मतलब यहाँ एरोबिक मतलब आपको पता चल होगा कि यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे भी सेम है, देखिए C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ये है भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सीधा बात समझो कि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा, ग्लूकोज पहले किस में टूटेगा, पायरुवेट में। ये आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट में तो टूट गया। अब पायरुवेट के आगे देखो क्या हो रहा है, वहां पे मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तो CO2 और H2O बन रहा था। इसके साथ क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, नहीं बन रहा था, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन यूज हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, जिस वजह से आपके 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनता है। क्या बनता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक कहाँ होता है, बताओ जल्दी से फटाफट, एनारोबिक कहाँ होता है, एनारोबिक होता है आपका साइटोप्लाज्म में। एरोबिक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक में किस में, जब पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में। यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे वाटर नहीं बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है, यहाँ पे इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। चलो अगर मान लो कि आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो, नहीं हो का बात नहीं कर रहे, अगर ऑक्सीजन की कमी हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे, अगर ह्यूमन मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर कैसे ब्रेक डाउन होता है, सी तब होता है जो भी हमारा ये C6H12O6 है, ये जो ग्लूकोज है, ये पायरुवेट में सब जगह चेंज हो रहा है। आप देखना तीनों में कि सब में आराम से चेंज हो जा रहा है। जो एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है वो पायरुवेट से कुछ और कन्वर्ट में। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पायरुवेट बनाता है क्या, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है ना, मैंने क्या बोला, इन द एप्स व्हेन O2 इज एब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन आपके मसल्स में कभी कभी क्या होता है, जब आप सवेरे उठते होगे तो देखते होगे आपके पैर में अचानक से बहुत तेज क्रैम्प आता है, मतलब बहुत जकड़ लेता है, वो लगता है नस खींच रहा है। लेकिन वो जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मेनली क्रैम्प्स जो होते हैं मसल्स में इज ड्यू टू ऑफ एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कमी या फिर नहीं ऑक्सीजन होने की वजह से वो भी आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये भी जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो गया। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या बनता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक्टिक एसिड, जो क्या करता है आपको तुरंत इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इमीडिएट प्लस एनर्जी, उस एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वहां से धीरे धीरे क्या होता है, क्रैम्प्स थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका सूदन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। चलो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने जो बताया, मैंने ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने सिर्फ डायग्राम फॉर्म में दिखा दिया आपको। आप इसी से आराम से अपने उन वोकैब में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके जो टेक्स्ट बुक में एक चीज़ बनी हुई है वो एक चीज़ देखिए, उसको मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आप उसको भी कोरिलेट कर सको। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है उसी को कोरिलेट करो, वो बुक पढ़ोगे तो बुक का भी आपको चीज़ें कोरिलेटेड साइमल्टेनियसली होना चाहिए। सी दिस इज ग्लूकोज, अभी बताया 6 कार्बन कंपाउंड है, क्यों, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्या होता है साइटोप्लाज्म में बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज से पहले क्या होता है, पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट क्या है, अभी बताया 3 कार्बन कंपाउंड है,
अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है और ईस्ट की बात हो रही है तो क्या क्या बनेगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारे मसल्स में है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा मतलब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो तो ये कैसा रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हम इस वाले एरिया को पूरी तरीके से एनारोबिक नहीं बोल सकते, मतलब अगर कभी कभी आपकी बॉडी में और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहाँ पे क्या एक्शन होता है ये उसके बारे में दिया कि कभी कभी आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक वो जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में तो चेंज हो जाता है, लेकिन वापस पायरुवेट क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में जाके चेंज कर लेता है। वही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कब, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, लिखा था वहाँ पे मैंने, फर्मेंटेशन के टाइम में, ठीक है। क्या क्या बनाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। चलो एक लास्ट स्लाइड है बस, उसके बाद हम खत्म करेंगे। चलो यहाँ पे क्या है देखिए, आपके जो बॉडी में जो भी हम ग्लूकोज मतलब फूड खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलती है ना, मिलती है कि नहीं मिलती है, वो ग्लूकोज भी फर्दर जो भी है हमें बाकी चीज़ें वो हमें मिलता है थ्रू एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है लेकिन आई होप कि आगे वाले चैप्टर में आपके इसके बारे में दिया है, तब जाके इसके बारे में और डिटेल वे में इससे डील करेंगे, ठीक है। अभी जितना दिया है उतना ही आप पढ़िए, टू द पॉइंट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद कीजिए 1 मार्क क्वेश्चन में ये कभी कभी आता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर एटीपी किससे बनता है, व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी। जैसे हम सबको पता है, हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे, विच इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आवर पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे ही विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कौन सेल को एनर्जी देता है, अल्टीमेट एनर्जी कौन देता है, दैट इज एटीपी। एटीपी बनता कैसे है ये आपको आगे बहुत बताएंगे, लेकिन अभी जो दिया है उस पर बात करेंगे। एटीपी बनता है आपका एडीपी और पी। मतलब व्हाट इज पी, पी इज नथिंग बट दी फॉस्फेट। यहाँ पे टी ट्राई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी बनता है वो 3 फॉस्फेट से मिलके बनता है। मतलब एटीपी जो होता है उसके अंदर 3 फॉस्फेट होता है। वो बनता कैसे है, 2 फॉस्फेट मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और 1 फॉस्फेट, एक अलग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मतलब जो अलग से उसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी हम एनर्जी का यूज़ करते हैं तो हम किसको यूज़ करेंगे, एटीपी को। हमारे बॉडी में जो भी एटीपी बना हुआ रहता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे प्लांट्स को भी अपने बॉडी में मतलब उसके प्लांट के बॉडी में जो भी फंक्शनिंग करना होता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी अपना एटीपी को तोड़ता है, यूज़ करता है। वैसे ही हमें भी जब एनर्जी चाहिए रहता है तो एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं तब वो चीज़ें हमारी बॉडी में क्या होती हैं, एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती हैं, और जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो आप कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। अभी बहुत छोटा सा है, मछली बनाया मैंने, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन है, कौन से ऑर्गेनिज्म कैसा करते हैं उस बेसिस पे है। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और एक्वाटिक ऐसे जो पानी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन लैंड, और ये अगर लैंड पे है तो कहाँ से सांस लेंगे, हवा से, जो लैंड मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन ये मत आप सोचो कि एटमॉस्फेयर मतलब पानी, अगर कोई वाटर बॉडी है उसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर, राइट। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म जो आपके पानी में होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। वो कैसे रेस्पायर करते हैं मैं बताती हूँ। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वेयर डज इट लिव्स ऑन द लैंड, एंड रेस्पायर मतलब सांस लेता है, रेस्पायर थ्रू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के थ्रू इसको वो रेस्पायर करता है। वही एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का ले लोगे तो वो कहाँ रहते हैं, पानी में, और कैसे वो रेस्पायर करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, जो भी वाटर में ऑक्सीजन होता है उससे। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है यार, सबको पता है, H2O। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना, उसको तो ऑक्सीजन ही चाहिए। तो वो जो है, जो भी है, फिश हो गया, जो भी प्लांट्स हो गए, वो सारी चीज़ें ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, वो वाटर के में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे वो लेती हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो बादल बनाए ऐसे खाली पीली नहीं बनाया, ये मेरा मतलब था ये बताने का कि यहाँ पे देखो आप, एटमॉस्फेयर सब जगह प्रेजेंट है, इट इज़ अ ब्लैंकेट, काइंड ऑफ ब्लैंकेट, ये पूरी अर्थ पे रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेकिन ये जो आपका वाटर बॉडी है, ये आपका जो वाटर है, इसमें क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स है, जैसे फिश। अब इस फिश जो है, ये फिश, इसका हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज व्हाट,
प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या है, नोस्ट्रिल, नोज, नोज से हम सांस लेते हैं। वैसे ही फिश किससे सांस लेता है, गिल से। कैसे सांस लेता है, गिल से। तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। क्या है, गिल्स। जितना ज़्यादा अगर मान लो ऑक्सीजन ओशन में या फिर वाटर बॉडी में जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व मतलब घुला हुआ, डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन वो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का पूरा क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, कुछ डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं आपको हर एक का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। हम इसके आगे रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपने नोट्स खुद से बनाएं क्योंकि वही आपको इफेक्टिव होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, बहुत एकदम डब्बा डब्बा बना के बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा स्ट्रेस डालो दिमाग पे, सब कुछ याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक दो बार देख लोगे अपने आप याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं है सच। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।